तेज बारिश के बाद उत्तरकाशी में मनेरी के पास गंगोत्री हाईवे किनारे अचानक पहाड़ी से झरना फूट पड़ा, जो कि अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर बहाकर सड़क तक ले आया। हालांकि इससे कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस दौरान हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि हर कोई इस खौफनाक मंजर को देखता रहा। और हैरानी की बात ये रही कि इसी बीच यात्री वाहन भी उसी रास्ते से गुजरते नजर आए, जिससे एक खतरा भी बना रहा। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास एक होटल में अचानक आग लग गई। होटल की ऊपरी मंजिल में कुछ कर्मचारी वेल्डिंग का काम कर रहे थे। वेल्डिंग की चिंगारी से छत पर बनी घास की हट ने आग पकड़ ली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा कि देवभूमि के देवत्व को बदलने नहीं दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि चादर डालकर अतिक्रमण कर रहा था तो कोई लैंड जिहाद तो कोई थूक जिहाद कर रहा था, लेकिन हमने देवभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सीएम धामी ने कहा कि बहन बेटियों को फुसलाने वाले के खिलाफ धर्मांतरण कानून हम लेकर आए। वहीं सीएम धामी ने मदरसों को लेकर राज्य में अब ऐसे मदरसे नहीं चल सकेंगे, कहा जो शिक्षा मानकों को नहीं पूरा करेंगे। सीएम धामी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। कर रहा है, कोई नीली चादर लगा दे रहा है, कोई पीली चादर लगा दे रहा है, कोई हरी चादर लगा दे रहा है। आपके उत्तरकाशी में भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमने कहा ये देवभूमि है। देवभूमि में देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर इसके देवत्व के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारी हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमारी बहन बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कितने सारे मामले आ रहे थे, बहलाकर फुसलाकर कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहा ये देवभूमि में बिल्कुल नहीं चलेगा। लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, थूक जिहाद नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसे मदरसे भी नहीं चलेंगे जो राज्य की शिक्षा विभाग के द्वारा चयनित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, उनको सबको ताला लगा दिया जाए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित 450 मदरसों पर 30 जून के बाद ताला लटक सकता है। नई व्यवस्था में सख्त मानकों की अनिवार्यता ने मदरसा संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकांश मदरसों का संचालन करने वाली संस्था जमीयत उलेमाए हिंद इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत 452 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनकी मान्यता अब मदरसा बोर्ड के साथ ही 30 जून को खत्म हो रही है। करीब 46,000 बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए फैसले के तहत 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड का स्थान अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ले लेगा। नया सिस्टम कहता है कि अब वही मदरसे चल सकेंगे जो तय मानकों पर खरे उतरेंगे। यहीं से संकट गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि 99% मदरसे छोटे कमरों, मस्जिदों या निजी इमारतों में चल रहे हैं। न खेल का मैदान है, न ट्रेंड टीचर। मदरसा संचालक बदलाव की इस बयार को टारगेटेड बता रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद इस मामले को हाई कोर्ट में ले गई है। नए नियमों के तहत मदरसे शहरी क्षेत्र में कम से कम आधा एकड़ तो ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन पर होने चाहिए, जिसमें कक्षा 1 से 8 के लिए कम से कम 5 से 8 कमरे जरूरी हैं। वहीं टीचर भी DLED, BEd और TET पास होने चाहिए। वहीं लाइब्रेरी, पानी, टॉयलेट, खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अनिवार्य है। आजादी से लेकर अब तक 2016 में मदरसा बोर्ड यहाँ गठन हुआ है। उससे पहले मदरसे बिना मान्यता चल रहे थे। सरकार ने 2016 में मदरसा बोर्ड का गठन करके कहा कि भाई आप अपने मदरसों को यहाँ से मान्यता ले लीजिए, और उनके नियम भी बहुत स्थिर थे और उनका सिलेबस भी वो हमारे जो धर्म गुरु बनाए जाते हैं उसके हिसाब से था। उसमें 3 सब्जेक्ट NCERT के जोड़े थे, 3 सब्जेक्ट उसमें धर्म गुरु के थे, अपनी धार्मिक तालीम के थे। तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम काम कर रहे थे। लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि आप अपने मदरसों को स्कूल बनाइए। हम क्यों बनाए भाई स्कूल? हमें जो समाज ने चंदा दिया है वो मदरसे बनाने के दिया। हमें जो आवाम ने जो अपने बच्चे हमारे यहाँ भेजे हैं वो धर्मगुरु बनने के लिए भेजे हैं। हम उन्हें 5वीं पढ़ाएं, हम उन्हें 8वीं पढ़ाएं, धर्मगुरु ना बनाएं। देखो, हमें ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा
मदरसों में सुधार नहीं है बल्कि टारगेटिंग है, हमारी समझ से बाहर है। सरकार अगर इनमें सुधार चाहती है, सरकार को सुधार करना चाहिए, हमें इससे इनकार नहीं है, हम भी सरकार के साथ हैं, मगर सुधार की नीयत से। हमें वाकईतन मदरसों के लिए जब हमारे बच्चे धर्मगुरु बनना चाहते हैं, जैसे गुरुकुल में उनके हिंदुओं के धर्मगुरु और आचार्य वगैरह बनना चाहते हैं, जो मदारिस के साथ में उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर मुदाखलत की जा रही है, इंटरफियर किया जा रहा है, ये मदारिस को ख़त्म करने की और मुसलमानों का रिश्ता ईमान इस्लाम से जो जुड़ा हुआ उसको ख़त्म करने की एक प्लानिंग है और हम ये समझते हैं मदारिस पर ज़्यादती है। सरकार का दावा ये कदम अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार के लिए है। हर संस्थान को समान नियमों का पालन करना होगा। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। धार्मिक शिक्षा भी तय ढांचे में दी जा सकेगी। यानी तस्वीर साफ है, या तो मदरसे खुद को स्कूल के मानकों में ढालें या फिर सिस्टम से बाहर हो जाएं। जो भी मदरसे भी या जो भी अल्पसंख्यक संस्थान होंगे वो हमारी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड जो है उसके पहले एफिलिएशन लेंगे, क्योंकि एक उनका एक सिलेबस है, उसी सिलेबस को रन करोगा। और फिर जो आफ्टरनून आवर्स का जो सेशन होता है उनका स्कूलों का, उसमें अपनी जो भी धार्मिक शिक्षा है जो ये प्राधिकरण निर्धारित करता है, जैसे पहले मदरसा बोर्ड करता था धार्मिक शिक्षा का आदान प्रदान और जो सिलेबस का कंपोनेंट, वो प्राधिकरण के माध्यम से ये कार्य किया जाएगा। बहरहाल ये जमीनी हकीकत है कि अधिकांश मदरसों के पास न पर्याप्त जमीन है न जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में ज्यादातर मदरसों पर ताले लटकना तय माना जा रहा है। जानकर चुनावी साल में मदरसा शिक्षा में किए गए इस परिवर्तन को धामी सरकार का बड़ा फैसला बता रहे हैं, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को बीजेपी का ज्वाइनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस से जुड़े कई नेता पार्टी में शामिल हुए। पूर्व जिला पंचायत अक्षय लक्ष्मी राणा, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली और घनसाली से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी रहे दर्शन लाल आर्य समेत कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। इस ज्वाइनिंग को बीजेपी की ओर से कांग्रेस महिला विंग में बड़ी सेंध माना जा रहा है। रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में ज्वाइनिंग से मीना शर्मा नाराज थीं। बीजेपी ज्वाइन करती मीना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है कि उसने ऐसे व्यक्ति की पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। इसमें बीजेपी ने पहले ही पार्टी से जिसे निकाल दिया है और जो महिलाओं के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करता रहा है। पूरे देश के अंदर मातृशक्ति के सम्मान का विषय चल रहा हो और उत्तराखंड से वो चिंगारी न निकले तो उसका वजूद ही नहीं रहता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं बहन मीना शर्मा जी का, बहन लक्ष्मी राणा जी का, कि उन्होंने आज जो है मातृशक्ति को एक संदेश देने का काम किया कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते थे भाव के साथ। बहनों को लोकसभा विधानसभा के अंदर आरक्षण देना चाहते थे। कांग्रेस ने किस प्रकार से उस पर अंकुश लगाने का, वो एक प्रकार से उसको बाधित करने का काम किया। वही कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को कि जिनकी 20 साल से पार्टी में हम कांग्रेस में काम कर रहे थे, महिलाएं बहुत मुश्किल से काम करती है पार्टी में, फील्ड में परिवार भी देखना होता है और संघर्ष करती है, और 20 साल से हम पूरी निष्ठा से, बल्कि 40 साल से मेरा परिवार कांग्रेस परिवार है और निष्ठा से काम करते हैं। और अपनी ही परिवार की कांग्रेस नेत्री को जिसने चरित्र हनन किया, मेरे पति की शारीरिक क्षमता पर सवाल उठाए, ऐसे व्यक्ति को हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने गले लगाने का काम किया। और मीना शर्मा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शुभकामनाएं दी। कहा कि पार्टी ने कई बार उनसे संपर्क की कोशिश की और बातचीत की, क्योंकि उनके क्षेत्र में कुछ लोगों के कांग्रेस में शामिल होने से वो नाराज थीं, जबकि कांग्रेस ने हर बार उनका सम्मान किया। गोदियाल ने उम्मीद जताई कि बीजेपी से उन्हें विधायक का टिकट मिले। जो मीना शर्मा का नाम है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। पार्टी की मजबूती के लिए वहाँ आवश्यक था कि नए लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए। उस पर उनकी आपत्ति थी, हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि
हमने मतलब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समय समय पर बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि उन्हें टिकट भी दिया। अब वो यहाँ नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पहले तो एमपी का टिकट मिले, नहीं तो कम से कम विधायक का टिकट उन्हें मिले। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक बालिका छात्रावास बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए हर ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करके छात्रावास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने शनिवार को यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। मीटिंग में पौड़ी के रिखड़ी खाल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लवारिस बड़ी एक्सरे मशीन का भी मामला उठा। यहाँ एक्सरे मशीन तो भेज दी गई, लेकिन उसे चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बिजली के पर्याप्त वोल्टेज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, तो सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश दिए। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में युवा जोश और सियासी ताकत का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक का भव्य स्वागत हुआ। साथ ही 470 नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के साथ संगठन ने चुनावी तैयारी का बिगुल भी फूंक दिया। कांग्रेस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल सिंह भोजक का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने युवा टीम को बधाई दी है और कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। देखिए, युवा कांग्रेस वैसे भी पूरे देश में बहुत प्रभावी है, लेकिन जब पदों पर नए लोग आते हैं तो नए जज्बे के साथ काम करते हैं। बहुत दिनों तक एक पद पर रहने के साथ कुछ सुस्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन जब नई टीम आती है, नए लोग आते हैं तो नए ताकत के साथ काम करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से फ्री होने के बाद अब बीजेपी केंद्रीय संगठन का फोकस उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्य पर है। 4 मई के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन किसी भी दिन उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे में आने वाले चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच राज्यों में चुनावी व्यवस्था के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस उन राज्यों पर है जहां आगे चुनावी चुनौतियां सामने हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड को लेकर पार्टी ने रणनीति तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिन का प्रस्तावित दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दौरे से पहले ही नितिन नवीन संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक ले चुके हैं। यही वजह है कि इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां जमीनी हकीकत के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। इस दौरे में नितिन नवीन संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग अलग मीटिंग कर सकते हैं। इन मीटिंग में चुनावी तैयारियों, सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता को लेकर मंथन होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए विधायकों और मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। विधानसभावार समीक्षा के साथ ही हारी हुई सीटों के लिए विशेष रणनीति भी बनाई जा सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तावित कार्यक्रम में हमने रखा है। सभी विधायकों की बैठक है। तो एक प्रकार से पूरा तंत्र को एक प्रकार से संचालित करते हुए 2027 के चुनाव के लिए सबको फीडबैक देते हुए हमारा ये 3 दिवसीय दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा और एक अच्छा भव्यतम एक स्वरूप उनको मिलेगा और उनका मार्गदर्शन 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कभी भी नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी लेवल पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साफ है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में है और उत्तराखंड में संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर कसावट लाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के खानपुर में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर कोतवाल दिगपाल कोहली सस्पेंड कर दिए गए। मामला 26 अप्रैल का है, जब परिजनों ने पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में कुछ नहीं किया। आरोप है कि रेप में शामिल लड़के दूसरे धर्म विशेष से हैं। इसे लेकर बजरंग दल शुक्रवार को मुखर रहा। इस बीच पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो समेत रेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही। उन्होंने पीड़िता को बयान बदलने के लिए दबाव डाला। तो वहाँ पे जो उसने कहा लड़की को ये बयान ऐसे ना करिए। किसने कहा? जी रीतू चौधरी कांस्टेबल है। रीतू चौधरी कांस्टेबल है यहाँ पर। हाँ ठीक है। उसने कहा कि किसी की जिंदगी का सवाल है कि ऐसे बयान न देना। तो उन्होंने बयान बदलने का प्रयास किया। उनका फोन आ गया होगा यहाँ से और क्या। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना वेरिफिकेशन चल रहे एक स्पा सेंटरों को न केवल सील किया बल्कि महिला संचालिका समेत कुल 6 महिलाओं पर भी कानूनी शिकंजा कसा गया। पूरा मामला विकासनगर के बाबूगढ़ चुंगी का है, जहां एक स्पा सेंटर में कोतवाली पुलिस ने औचक छापेमारी की। इस दौरान सेंटर में हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान सेंटर की महिला संचालिका समेत कुल 6 महिलाएं बिना किसी पुलिस सत्यापन के काम करती पाई गईं। पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन के काम करने वाली सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर चालानी कार्रवाई की। साथ ही अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर को बंद भी कर दिया। नैनीताल में प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा है, लेकिन जाम से निपटने वाली व्यवस्थाएं काफी नहीं दिखी। सबसे ज्यादा परेशानियां कैंची धाम आने वाले सैलानियों को हुई। इनको 3 से 4 घंटे जाम झेलना पड़ा। इसके बाद शटल सेवा दी जा रही है। हालांकि शटल सेवा तक भी पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भवाली नैनीताल रोड पर जाम है। हल्द्वानी रोड पर भी श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ती भीड़ के बाद भवाली भीमताल से शटल लगाई गई है। नैनीताल में वीकेंड के दौरान पर्यटकों का जमावड़ा लगा है और खास तौर पर जो फोकस है टूरिस्ट का वो कैंची धाम है। ये देख सकते हैं कि जो कैंची धाम रोड है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जाम की स्थिति बनी है। हालांकि कंट्रोल करने की बात हो रही है। आगे आ सकते हैं, आगे और दिखाएंगे हम कि किस तरह से जो वाहनों का मैनेजमेंट है वो किया जा रहा है लगातार। जो ये वाला रूट है ये हल्द्वानी रूट है, यहाँ से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं और इस तरफ देख सकते हैं कि ये नैनीताल रूट है और कई घंटों तक जो गाड़ियाँ हैं वो फंस रही हैं। कई देर तक लोग करीब 1-1.5 घंटे इस जाम में फंस रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि जो कैंची धाम वाला रूट है, यहाँ से कैंची धाम जाते हैं तो टूरिस्ट का जो फ्लो है वो इधर से हो रहा है। और साथ में आगे जो सैनिटोरियम चौराहा है वहाँ से एक रूट दिया गया है कि आप आइए और सैनिटोरियम चौराहे से अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करिए और शटल सेवा से वहाँ से आगे निकलेंगे। जो भी गाड़ी है अगर भीमताल की तरफ से आती है तो हमारा नगर निगम की पार्किंग है वहाँ से शटल सेवा चलेगी। और जो गाड़ियाँ नैनीताल की तरफ से या इधर जोलीकोट की तरफ से आती है तो सेंटोरियम में जो है बाईपास रोड पे पार्क होंगी और वहाँ से बसें और लोकल टैक्सियाँ जिनमें 10-10 सवारियाँ बैठती है तो शटल सेवा के तौर पे जाती है, क्योंकि कैंची धाम में हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो है अब हमने रात को भी फोर्स डिप्लॉयड कर दी है ताकि रात को लोग वहाँ जाके रोड पे पार्क न करें। रोड पे रात को जो है पार्किंग में पार्क करें, सुबह शटल से जाएं और शटल से वापस आए, पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके निकले। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है, लोगों का जमावड़ा है वो कैंची धाम के लिए आ रहा है। इस तरह से जो लाइनें हैं वो लग रही हैं। हालांकि जो सैनिटोरियम है आगे वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है, उसके बाद उनको शटल से एंट्री दी जा रही है। हालांकि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नैनीताल, हल्द्वानी या रानीबाग से भी की जाए तो आने वाले दिनों में इस जाम को कंट्रोल किया जा सकता है और रानीबाग से अगर शटल चलाई जाए तो उससे राहत कई टूरिस्ट को भी मिल सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, भवाली। मशहूर गीतकार लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और प्रभावशाली लेखनी और गहरी सांस्कृतिक समझ के लिए जाने जाने वाले प्रसून जोशी की लेखनी में भारतीय मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई देती है। और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा, देहरादून से रामनगर तक के लिए आने वाले दिनों में ट्रेन की शुरुआत होगी और इसके साथ उत्तराखंड में रेल नेटवर्क और सुविधा बेहतर हो जाएगी। इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल क्षेत्र को कई बड़ी नई सौगातें भी मिलने वाली हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो रामनगर हमारे एक विधानसभा क्षेत्र है गढ़वाल लोकसभा का, उसमें
रेल सेवाओं को विकास करने को लेकर बहुत सारी तैयारियां लगातार चल रही थी और रामनगर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है इसको आधुनिक बनाने के लिए भी मेरी बात हुई थी माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने और उन्होंने कहा था कि इस पर आगे भी बढ़ेंगे। पिछले दिनों से काफ़ी लोगों की मांग थी कि जो हमारी संपर्क क्रांति एक ट्रेन है जो दिल्ली से रामनगर के लिए चलती है, रामनगर के पास एक पिरुमदारा जगह है, वहाँ पर उसका स्टॉपेज की मांग थी। लोग दिल्ली से आते थे और जितने का टिकट है उससे 4 गुना ज़्यादा टिकट देके बाद में पिरुमदारा जाना पड़ता था रात के समय। तो बहुत समय से ये डिमांड थी, हमने उसको ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी से आग्रह किया था। रेल मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर दिया और कल से उसका स्टॉपेज भी शुरू हो गया है। तो अब वो ट्रेन रोज़ पिरुमदारा में रुकेगी। इसके साथ ही पिरुमदारा का जो स्टेशन है इसको थोड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए और थोड़ा आधुनिक बनाने के लिए, छोटा सा स्टेशन है, उसको ठीक करने के लिए भी मैंने रेल मंत्री जी से कहा है, उन्होंने इसके लिए भी स्वीकृति दी कि उसको अच्छा करेंगे। साथ ही हमारे रामनगर और उसके आसपास के जो भाई हैं उनके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार और है कि मेरे द्वारा ये भी मांग की गई थी जनवरी के माह में कि रामनगर को राजधानी देहरादून के साथ जोड़ने के लिए एक रेल सेवा की आवश्यकता है। मुझे भी जानकारी मिली है कि वो लगभग प्रोसेस हो गया है, बहुत ही जल्दी उसकी घोषणा भी हो जाएगी।